हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिकपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो आपको हर सब्जेक्ट में मदद करेगा और इसमें सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 सबके लिए बेनिफिट है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की बात हर में की जाती है, चाहे वो सीडीपी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो या आपका ईवीएस हो, क्योंकि सभी बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है समान नियमित विद्यालय में, उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। आज हम देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कौन कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा उच्च विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। मतलब इसने उच्च विद्यालय की बात करी है, क्या संकेत करती है? जो सभी नियोग्य बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विविधताओं विभिन्न के योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी को शामिल करती है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देना चाहती है, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न इन्हें योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी को समान रूप से शिक्षा देने का वचन करती है। यही समावेशी शिक्षा के अंदर आता है। दूसरा क्वेश्चन हमें, समावेशी शिक्षा क्या है? पहला, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। दूसरा, कक्षा में विविधता को बढ़ाती है। तीसरा, हाशिए पर स्थित वर्गों में शिक्षकों को सम्मानित करने से संबंधित है। चौथा, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, कक्षा में विविधता को बढ़ाती है। तो हम राइट पे टिक लगा देंगे, इसका हमारा राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा किस संदर्भ में आधारित है? ए, सामाजिक अस्तित्व एवं व्यस्कीकरण, बी, समता एवं समान अवसर, तीसरा, विश्व बंधुता, चौथा, सामाजिक संतुलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा समता एवं समान अवसर, मतलब सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाए शिक्षा के। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाएं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी भी तैयार नहीं करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, जिससे कि बच्चे अच्छे से सीख सके। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? एक, रूप निर्देश, मानकीकृत प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना बनाना, मतलब इंडिविजुअल प्लान बनाना, एजुकेशन प्लान, जिससे कि बच्चे अच्छे प्रकार से सीख सके। अभी आपको तो पता ही होगा, दिव्यांग जनक अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका जो आंसर है हमारा आरपीडब्ल्यूडी की बात होती है इसमें, आरपीडब्ल्यूडी, राइट पर्सन विथ आरपीडब्ल्यूडी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2016। अगला क्वेश्चन है हमारा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। ए, 6 वर्ष से 22 वर्ष तक, दूसरा है बी, 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए, तीसरा है सी, 6 से 18, चौथा है 3 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 से 18। आपने 6 से 14 तो वो जो फ्री एजुकेशन की बात करता है और कंपलसरी, बट ये दिव्यांगजनों के लिए हमें 6 और 18 की बात करता है। 6 से 18 बच्चों को विशेष प्रावधान दिए जाते हैं। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर उन्हें प्रति स्नेह के नाते उन्हें अन्य बच्चों में पढ़ाने की जिम्मेदारी शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षक द्वारा, प्रेरक और निर्देशन द्वारा। अगला देखते हैं हम आंसर, कि रचना हमेशा समस्या के एक एकाधिक समाधान और बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, मतलब उसने एक से अधिक समाधान की बात करी है, तो ये हमारा सृजनात्मक विचार में आ जाएगा, क्योंकि वो अलग से अलग चीजों को सोच रही है, एक से अधिक विचारों को सोच रही है, तो ये क्रिएटिव थिंकर के बारे में आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, मक्का डैश की और अवधारणा से माना जाता है? तो ये हमारा जो मक्का है हमारा माना जाता है किससे? डी, विविध सोच से, मतलब कि हम विविध सोच इसमें यूज कर रहे हैं। एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय क्या देखना चाहिए हमें एक शिक्षक को?
ए इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, बी ऐसे बच्चों को कम ग्रह कार्य देना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चों के अन्य बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हमें इन तथ्यों को अब अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा सीखने के काबिल है। हमें उसके अभिभावक के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं, क्योंकि बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि वो किस प्रकार से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, बी जो बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार वर्गीकृत करता है, उनके समान सांस्कृतिक और सामाजिक ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि एक शिक्षक का यही काम है कि उनके संस्कृति और भाषा ज्ञान को महत्व दे और उनका शिक्षण में उपयोग करे। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुसार बदलना चाहिए, हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुसार बदलना चाहिए, हमें बच्चे को नहीं बदलना चाहिए, व्यवस्था को बच्चे को नहीं, क्योंकि बच्चा ही व्यवस्था के अकॉर्डिंग सीख पाएगा। अगर हमें उसे सही से व्यवस्था ही नहीं दे पाएंगे तो कहाँ से सीखेगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को व्यक्तित्व भिन्नता के संदर्भ में शिक्षकों को होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को अवसर उपलब्ध कराना, जहां पर आपको उपलब्ध कराना, अवसर दिखा बच्चों को देना, ये सारी अच्छी चीजें। निगमनात्मक पद्धति कोई मान्य नहीं रखती, इसमें ये गलत है। कलन विधि ये कोई हमने सुना नहीं, याद करना तो कभी बताता ही नहीं, इसलिए तो ये गलत है। हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, अलग अलग सोच पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। देखो जैसे विविध रूप का भी आपको पहले बताया मैंने सृजनात्मक होता है, वैसे ही अलग अलग मतलब उनकी चीजें एक दिशा में नहीं, वो बहुत दिशा में ऐसे ऐसे सोचते हैं, सीखते हैं। तो ये हमारा हमारा किसके अंदर आता है, ये सृजनात्मक क्रिएटिव थिंकर के अंदर आता है, क्रिएटिविटी के अंदर आता है। अगला देखते हैं कि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो ये विशिष्ट बालक मतलब जो बिल्कुल प्रतिभावान बालक, चाहे वो समस्या समाधान करते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं, सभी विशिष्ट बालकों में आते हैं, क्योंकि विशिष्ट बालक सभी तरह की उपस्थिति में होता है और उनके अंदर सभी गुण पाए जाते हैं। अब प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है, देखो इसमें लिखा है सभी दूसरों का सम्मान करते हैं, चिढ़ाते नहीं, मतलब उसमें ये होता है कल्पना तर्क शक्ति उनकी विकास अच्छी होती है, उदार व अंशमुख होते हैं, मतलब ये सभी ठीक है प्रतिभाशाली। ये सारे इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन है बच्चों। जनतांत्रिक शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता किसे माना जाता है, तो ये हमारा जो जॉन डीवी है, जिन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की बात करी है कि करके सीखना सबसे बड़ा है, करके सीखना। तो ये हमारे जॉन डीवी को जनतांत्रिक मतलब प्रजातंत्र के शिक्षा की सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। दूसरा है, सुकरात की अध्ययन पद्धति को क्या कहा जाता है, द्वंद्वात्मक पद्धति। ये कई बार क्वेश्चन अलग अलग से पूछ लेता है। जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा विज्ञाता किसे माना जाता है, तो इसका भी आंसर यही है, जॉन डीवी। ये अब हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खंड विधि किनके लिए उपयोगी है, तो ये खंड विधि सभी के लिए उपयोगी है, चाहे वो कम बुद्धि वाले हो, उम्र में छोटे हो, साधारण बालक हो, तो सभी के लिए उपयोगी है। स्थानांतर निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में हो सकता है, तो ये रायवन ने कहा था। ये आपका क्वेश्चन शायद है नहीं सिलेबस में, इसलिए नहीं आएगा, तो मैंने ऐसे डाल सका। समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति कैसी होती है, जो समस्या झगड़ालू प्रवृत्ति के भी होते हैं, समाज विरोधी भी होते हैं, अपराधी भी होते हैं। मतलब जिसके अंदर समस्या देखने को मिलती है तो वो झगड़ालू भी होगा, लड़ाई झगड़ा करता है, समाज के विरोधी भी होता है और अपराधी भी होता है। विशिष्ट बालक की प्रमुख विशेषता क्या है, मंद बुद्धि की अपेक्षा तीव्र बुद्धि से बालक, मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालक, साधारण बालकों से भिन्न व्यवहार करने वाला होता है विशिष्ट बालक, जो अलग अलग बालकों के बीच में भी अलग से व्यवहार करता है, उसी को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। मारिया मोंटेसरी पद्धति शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है, तो ये हमारे गीतों के, उपहार के, खेलों के सभी माध्यम से दी जाती है। अगला है, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है, मतलब मानसिक रूप से पास पड़ोस का वातावरण भी देखते हैं, परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, तीनों इसके लिए मेन है। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जो माता के 21 गुणसूत्र जोड़ों के अलग न होने के कारण होती है, उसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट है, आपके आ सकता है।
अब अगला देखते हैं हम। अब इसमें से पूछा है कि समायोजन या सामंजस्य का लक्षण नहीं है तो असंतुलन, ये इसमें संतुष्टि भी जरूरी है, अनुकूल वातावरण भी और सामाजिकता भी जरूरी है। अगला देखते हैं, सामाजिक संयोजन कठिनाई उत्पन्न करता है, किसमें उत्पन्न करता है कठिनाई? तो इसका जो राइट आंसर है, आयु के पश्चात प्रयोक्ता प्राप्त होने वाले बालकों में। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक समानुभूति, मतलब कारक कौन सा नहीं है इसमें? देखो ये बच्चों ध्यान देना पड़ता है, हाँ या नहीं पूछा है। तो कठोर अनुशासन, शारीरिक दोष, पारिवारिक, ये सब उसके कारण हो सकते हैं ना सीखने के। मानसिक स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव, मतलब सहानुभूति वातावरण तो उसको अच्छे सीखने के लिए लाभदायक रहेगा ना। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान आरंभ करने का श्रेय CW बियर्स को जाता है। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता तो वो है राजनीतिक गतिविधियों का, मतलब गृह क्लेश का भी प्रभाव पड़ता है, संवेदनात्मक और विभिन्न परिवार का भी। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से प्राप्त सामंजस्य की योग्यता है, तो ये लेडल ने कहा था। सृजनशील बालक की विशेषता क्या है? अब देखो फिर से, क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं, बहुत से विचारों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, अपनी बात पर दृढ़ और विश्वासी होते हैं, स्वतंत्र निर्णय, मतलब ये आंसर हो जाएगा राइट, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है, वो सहनशीलता भी होता है, निर्णय क्षमता, सामंजस्य, सभी। अभिरुचि का संबंध किससे है? तो ये अभिरुचि हमारी जो योग्यता है, हमारी करने की रुचियां है, वो विशिष्ट योग्यताओं से संबंधित है, सामान्य नहीं हो सकता, निर्थक भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा नहीं है, विशिष्ट योग्यताओं से संबंधित है। अब लिखा है, निम्न में से कलात्मक विधि अभिरुचि का उदाहरण नहीं है, तो ये शिक्षण अभिरुचि, क्योंकि हम सब अभिरुचि की बात करते हैं। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आते हैं, तो वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत क्या आता है? अनुसूचित जाति के बालक, जो वंचित रूप से हैं, मतलब नीचे जाति के हैं। इनमें से क्या वचन का प्रकार है? तो ये सभी है, सामाजिक आर्थिक। जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है वह निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता? तो ये जड़ बुद्धि प्रकार का नहीं हो सकता, मतलब ये तो बल्कि अच्छी चीज मान जाती है। वो दृष्टिबाधित भी हो सकता है, लंगड़ा भी हो सकता है, पोलियोग्रस्त भी हो सकता है, बस वो जड़ बुद्धि नहीं होता। जो बालक शैक्षिक रूप से बिछड़े हैं उनके विषय में सत्य है कि पढ़ाई में भी वो बिछड़ सकता है। दृष्टि से संबंधित दोष मानव के किस प्रकार पर प्रभाव डालते हैं? तो ये प्रभाव नहीं डालते लिखा है, तो संस्कृति आ जाएगा। शैक्षिक पर भी डालते हैं, संवेदनात्मक पर भी डालते हैं, शारीरिक मानसिक पर तो डालते ही हैं वो। ब्रेन लिपि का प्रयोग किस प्रकार के विकलांग बालकों के लिए? तो आपको पता है, जो अंधे बालक होते हैं, दृष्टि बाधित बालक होते हैं, उनके लिए ब्रेन लिपि का उपयोग होता है, ब्रेन लिपि। अगला देखते हैं, पिछड़े बालक की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? तो विशिष्ट विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था, ये सभी जरूरी है कि वो शिक्षक एक शिक्षा में शामिल करे। निम्न तथ्य में सत्य नहीं है। देखो सत्य की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो केवल उच्च बुद्धि वाले सृजनशील हो सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं कहा गया, हर कोई सृजनशील क्रिएटिव थिंकर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या शैक्षिक पिछड़ेपन का कारक नहीं है? तो राजनीतिक अस्थिरता, शैक्षिक तत्परता में कमी भी हो सकता है, शारीरिक इंद्रियों की संबंधी योग्यता भी, उपरोक्त में से कोई तो होगा ही नहीं, तो ये राजनीतिक अस्थिरता। अगला देखते हैं, अब मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, जो मौखिक की बात होती है वो अफेजिया में आती है। डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से होता है और डिस्ग्राफिया आपका लिखने से होता है, ये सब याद रखिए। नवीन एवं मूल्य विचारों के सृजन करने की क्षमता कहलाती है सृजनात्मकता, मतलब क्रिएटिव, क्रिएटिव। अगला देखते हैं, निम्न में से क्या सृजनात्मक हेतु आवश्यक? ये सारे समावेशी में आता है, चाहे वो क्रिएटिव थिंकर हो,
प्रतिभाशाली बच्चा हो कुछ भी, तो ये कल्पना सबसे जरूरी है, क्योंकि बच्चा हर चीज कल्पना करके सीखता है। निम्न में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? अब देखो, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उसके बारे में पूछा है। सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, दैनिक कार्यों में भिन्नता, विशाल शब्दकोश। तो इसमें बालक का गुण नहीं है सुस्त मानसिक, क्योंकि वो सब एक्टिव होते हैं, हर चीज को करने में तत्पर रहते हैं, उनमें सुस्त नहीं होता। प्रगतिशील शिक्षावादियों के विचार के में पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों की श्रृंखला का निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों की रुचि और सत्य अनुक्रम में। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत क्या होता है? ये पूछा है। प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। तो ये सभी जरूरी है बाल केंद्रित के लिए। नहीं, विद्यालय में बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था कितने वर्षों के लिए होती है? तो ये 5 से 10 वर्षों के लिए हम लगा सकते हैं इसमें, जो विद्यालय में होती है बाल केंद्रित शिक्षा। अगला देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा निम्नलिखित शिक्षा दर्शन की देन है। तो ये हमारा आएगा प्रकृतिवादी की देन है। शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए। तो इसका राइट है, समाज की आवश्यकता बदलती रहती है, तो इसलिए शिक्षक की पाठ्यचर्या भी हमेशा बदलती रहनी चाहिए। शिक्षा में सृजनशीलता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो ये सीखने के रूप में होता है शिक्षा में। शिक्षा में दंड की मुख्य हानि है कि इसमें छात्रों की अभिरुचि और भावनाओं की उत्पत्ति होती है, क्योंकि अगर आप दंड करोगे तो बच्चा उसमें अरुचि फील करेगा, मतलब बच्चा उस चीज को सही से रुचि की तरीके से नहीं, अपनी रुचियां प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। छात्र केंद्रित शिक्षा का आशय, मतलब ये भी बाल केंद्रित कहते हैं इसे। तो इसका है शिक्षणों में छात्रों को पूर्ण सहयोग देना, उनको फटकारा नहीं लगाना। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? तो प्रत्येक बालक को पृथक्करण में ध्यान दिया गया, ये संभव नहीं हो सकता। देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किस बात का ध्यान दिया जाता है? तो इसमें सबसे हमारा मैंने कि इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक मूल्य बदलते, इसमें सिद्धांतों पर रटने बदलते हैं, इसमें बालक की प्रगति सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें शिक्षण विधि को अत्यधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, ये हमारा सही राइट हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा की विधि का उद्देश्य है कि छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, छात्रों स्वतंत्र कौशलों का विकास करना, छात्रों को सीखने की योग्यता का विकास करना, सभी जरूरी है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत कौन सी चीजें आती है इसमें पूछा है, जोड़ दिया जाता है। तो बालकों के उत्तरदायित्व की भावना पर। जॉन डीवी के द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय। सारा क्योंकि जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कहा था कि करके सीखना। आपको 10 बार बता रहा हूं बच्चों, करके सीखना, क्योंकि ये जरूरी है, आपके क्वेश्चन में आता है। अगला देखते हैं, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य सबसे है कि संविष्ट करने, मतलब सभी को शामिल करने से। सृजनशील बालक के गुण है कि उसमें सौंदर्य विकास, विनोद प्रवृत्ति, समायोजनशील सभी होनी चाहिए। अगला देखते हैं, समावेशी विद्यालय में क्या होना चाहिए? शिक्षकों की क्षमता के प्रयोग किए बिना परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए बच्चों को, कि उनकी जो परिणाम आ रहे हैं उनको हम सुधार सके। अगला क्वेश्चन है कि योग्य, मेहनती एवं मेधावी छात्रों की असफलता पर उन्हें प्रदान की जाती है छात्रवृत्ति। मतलब वो बच्चे सफलता प्रदान करते हैं तो हम उन्हें छात्रवृत्ति पुरस्कार देते हैं पैसों के रूप में। बाल अपराध का उपचार किस विधि के द्वारा किया जा सकता है? मनोवैज्ञानिक व वैधानिक विधि के द्वारा। तो हमारा ये क्वेश्चन है, ये आपके आते नहीं है। बाल अपराध, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं होती, तो वो निराशवादी विशेषता नहीं होती उसकी। सृजनात्मक से तात्पर्य है कि व्यक्ति के नवीन कार्यों की क्षमता, कि वो बच्चा कितने नए चीजों को ढूंढ पा रहा है। सृजनात्मक का मुख्य लक्ष्य तत्व है कि मौलिकता भी, पुनरावृत्ति और सृजनात्मक उत्पादन चारों जरूरी है। अगला देखते हैं, सृजनात्मक की मुख्य पहचान है
कि नव सृजन मतलब नए नए रूपों में सृजन करना। अधिगम निर्योक्ता बालक होते हैं जिनमें पाई जाती है प्रोत्साहन में कमी, वो चीजों को सीख नहीं पाते ठीक से। निर्योक्ता का अर्थ है कि योग्यता का अभाव, मतलब जो वो चीज नहीं कर पाता उसकी योग्यता नहीं होती उसमें। मंद बुद्धि के बालक के बच्चों की बुद्धि और वृद्धा 85 से कम होती है, 85 से कम। मानव मंदता में मुख्य है प्रोक्त सभी, जड़ बुद्धि, मंद, मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, ये सभी। अगला आ जाए क्वेश्चन, सृजनात्मक के आयाम है व्यवहारिकता, संवेगात्मक, मौलिकता, सभी। बालक के वंचित होने का सर्व प्रमुख दायित्व किस प्रकार होता है, किस पर होता है, समाज पर, की हर चीज निर्धारित समाज से होता है। वंचित बालकों के शिक्षण का तरीका होना चाहिए लचीला, कि बच्चे हर प्रकार से उसको सीख सके। शारीरिक रूप से अक्षम बालों में किस श्रेणी में रखते हैं, तो हम उनसे विकलांग या दिव्यांग की श्रेणी में रखते हैं। सृजनात्मक मुख्य नवीन रचना उत्पादन में होता है, तो ये हमारे जेम्स ट्रेवर ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा में श्रवण आने वाले बच्चों में मुख्य निराशा होती है अन्य लोगों के साथ संचार करने या जानकारी साझा करने में। अगला देखते हैं, विकलांग बच्चों की प्रगति की निगरानी करने में सबसे उपयुक्त तरीका है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा संचारित अवलोकन। निम्न में से एक छात्रों में मानसिक बीमारी का एक कारण है कि सीखने के बोझ से दबे हुए कार्यक्रम। मोटर कौशल में सीखने की क्षमता को हम किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसका नाम है डिस्प्रैक्सिया। ये गति मतलब मोटर स्किल आपके जो उसमें दिक्कत आने को कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। दृष्टि दोष का परीक्षण किस चार्ट द्वारा किया जाता है, तो ये स्नेल चार्ट आता है। समावेशी शिक्षा में समता एवं समानता के अवसर पर निर्धारित करती है। अधिगम अशक्ता शब्द का प्रयोग किसने कहा था, तो यह हमारे बी सैमुअल क्रिक ने। विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, तो ये हमारा आ गया सी अभिजन्य तनाव। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो ये व्यक्तिगत शिक्षक योजना बनाना है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है, तो ये बाल केंद्रीय शिक्षा के अनुसार बनाई जाती है। बच्चों में सीखी गई लाचारी का मुख्य कारण होगा कि व्यवहार को उसको स्वीकार किया कि वह सफल नहीं होंगे। रंजोली के प्यार की भाषा के अनुसार 3 चक्र है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए, शिक्षण के दृष्टिकोण और वस्तु अवधारणा में अपेक्षा रखता है। डैश विचारधारा सभी बच्चों को नियमित मतलब समावेशी है, जो नियमित विद्यालय में सीखने के लिए सभी बच्चों को समान मानती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की समझ से संबंधित विकार किसमें आता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अफेजिया। तो हमारा यहीं पर खत्म होता है बच्चों। आपको सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।